नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए। चुनावी नतीजे भी आ गए हैं और बल्ले बल्ले हुई बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की महाराष्ट्र में और बल्ले बल्ले हुई इंडिया गठबंधन की झारखंड में। और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी लाडकी बहन योजना। महाराष्ट्र में 1,500 रुपए दिए गए, लाडला भाई बना दिया एकनाथ शिंदे को लोगों ने, जबरदस्त जनादेश भी दे दिया। बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो 89% था, लगभग 90%। 10 में से जो सीटें लड़ी 9 वो जीत गए। और उधर अगर हम झारखंड की बात करें तो मैया सम्मान योजना, 1,000 रुपए जो दिए जा रहे थे महिलाओं को, उन्होंने इंडिया की बल्ले बल्ले कर दिया। वो 2,500 का भी वो रकम बढ़ा दी है। तो मतदाता की भी बल्ले बल्ले हुई और गठबंधनों की भी बल्ले बल्ले। और इसमें एक बड़ी बात यह भी थी, हम लगातार इस बात की ताल ठोक रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं हम दुनिया की, और सबसे तेजी से दौड़ रही है विकास दर। तो ऑल इज वेल, सब चंगा सी। लेकिन अब आंकड़े आए हैं, विकास दर पर ब्रेक लग गया है। 21 महीने पौने 2 साल की सबसे निचले स्तर पर विकास दर पहुंच गई है 5.4% महज। तो जो ये सुपर स्ट्रक्चर, ये पूरी व्यवस्था जो खड़ी कर दी है कि भाई जल्दी ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं। आम जनता को ये नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, पर ये नारे बन गए हैं। तो इसके मायने क्या हैं? बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और महंगाई फिर से 6% की लक्ष्मण रेखा को पार कर गई है। और ऐसे में विकास दर का भी सुस्त होना, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने तजुर्बे और अपने सवाल सीधे 7303-622-833 पर भेजिए। कार्यक्रम में शामिल होंगे। नया फॉर्मेट है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आपके सवालों का भी इस्तेमाल करूंगा मेहमानों से विमर्श करने में। बात करने वाला हूं आपकी, अपनी और देश की जेब की। जेब मतलब हमारी आमदनी की और खर्च की। इसी से आपकी, मेरी, देश की आर्थिक सेहत का अंदाजा होता है, अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं। और इसमें सबसे बड़ा पैमाना अगर कोई होता है तो वो है विकास दर का आंकड़ा। हम लगातार दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था बने हुए थे। अभी साल भर पहले तक 8.6% की हमारी विकास दर थी। 8 दशमलव, बल्कि मैं कहूं 6, 8.2, 8 से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर चल रही थी। और दुनिया हम पर एक भरोसा भी कर रही थी, भाई इमर्जिंग मार्केट है, हम विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, तीसरी भी हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन जाएंगे। पर अब एक बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह कि जो दूसरी तिमाही है इस साल की, वित्त वर्ष 2025 की, हमारी अर्थव्यवस्था कहां 8.6, अब वो आ गई है 5.4 पर। आरबीआई का भी अनुमान था कि 7% हमारी विकास दर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये आंकड़े दरअसल आपके सर पर से गुजरते हैं ज्यादातर लोगों की, ये ईमानदारी की बात है। मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो विकास दर पर ब्रेक लगे हैं, आंकड़ा अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसमें सबसे बड़ा पुट मैन्युफैक्चरिंग का है, जो हम उत्पादन करते हैं सीधा। ये आंकड़ा 14.25% था। ये गिरकर, पिछले साल का, ये गिरकर पहुंच गया है 2.2%।
उत्पादन ही नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का पहिया अगर तेजी से नहीं घूमेगा, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, जिस कैपेसिटी पर, जिस क्षमता पर उनको चलना चाहिए या पहले जो चल रही थी, इसका मतलब क्या है? उत्पादन में कमी आ गई। उत्पादन में कमी क्यों आ गई? क्योंकि मांग गिर रही है। अभी त्योहारों का सीजन गया, बाजार पटे पड़े थे, ले जा एक पर एक फ्री ले जा, सेल का सीजन था, द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई थी, लेकिन ऑफ टेक नहीं हो रहा था। तो उत्पादन अब क्या कम हो गया उसके चलते? जब मांग नहीं आ रही तो उत्पादन कम हो गया। मांग क्यों नहीं आ रही? महंगाई डायन खा रही है। फिर से 6% से ऊपर महंगाई दर चली गई है, और इसमें सबसे ज्यादा मार तो सब्जियों की महंगाई 42.18%, 57 महीने में सबसे ज्यादा। 5 साल, 57 महीने मोटे मोटे 5 साल होते हैं, पौने 5 साल। खाने पीने की चीजों की महंगाई भी दहाई का आंकड़ा पार कर चुकी है, 15 महीने के सबसे उछले स्तर पर। और कमाई बढ़ नहीं रही, महंगाई डायन खायत जात है से पहले पीपली लाइव के उस गाने में जो लाइन थी, सखी सैया तो खूब ही कमात है, आमदनी बढ़ नहीं रही। और आमदनी का आलम मैं आपको एक और बहुत ही अहम और दिलचस्प आंकड़ा बताऊंगा। 2019 में जो बचत थी आपकी, मेरी, सब देशवासियों के मिलाकर, भाई हम बचत करते हैं ना, फॉर दैट रेनी डे, बुरे वक्त के लिए पैसा बचा कर रखते हैं, हमारी फितरत है ये, वी आर अ नेशन ऑफ होर्डर्स। तो 11,61,000 करोड़ रुपए की बचत थी पूरे देश की 2019-20 में, और अब 24-25 में बचत कितनी रह गई देश की? 6,52,000 करोड़, 44% की कमी आ गई है। तो बचत में कमी के मतलब क्या है? आमदनी बढ़ नहीं रही, और आमदनी से काम नहीं चल रहा, तो अपनी जमा जोखों में से भी हम खर्च करने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसमें बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी है। सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूंगा, मैं आंकड़ों का ओवरलोड नहीं करना चाहता, वो कई बार ड्राइव जो है ना हमारे दिमाग की, वो भी क्रैश कर जाएगी, ज्यादा मैंने आंकड़े आपको बता दिए तो। पिछले 1 साल में आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम विश्व गुरु हैं, 1,30,000 नौकरियां चली गई हैं। 1,30,000 नौकरियां। और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट क्या कहती है कि देश में अगले 5 साल तो कम से कम हर साल 1 करोड़, 10 मिलियन जॉब्स, यानी कि 1 करोड़ नौकरियां सृजित करनी होंगी। तो नौकरियों का सृजन हो नहीं रहा, आमदनी बढ़ नहीं रही, बचत लगातार घट रही है, और विकास दर पर भी ब्रेक जो लग गए हैं। उसके मायने क्या? सिर्फ कंस्ट्रक्शन, यहां पर नौकरियां इजाद होती हैं, सृजित होती हैं, यहां पर दहाई के आंकड़े में आ रहा है फिगर। और किसी ने अगर बचाया है अभी भी अर्थव्यवस्था को, फिर से वो संबल दिया है, अपने मजबूत कांधों का सहारा दिया है, वो है किसान देश के। 2% से जो बढ़ रहा था कृषि क्षेत्र, वो 3.5% से अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। जैसा कोविड, कोरोना काल में, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में देश को मजबूती दी थी किसान ने, वो फिर देता दिख रहा है। लेकिन एमएसपी पर खरीदी अभी भी नहीं हो रही, मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिल रही। 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से वो कमाने पर मजबूर है। और इस सब में एक और अहम आंकड़ा, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो है रुपया। रुपया 84.5 पर पहुंच गया, टू अ डॉलर। $1 84.5। जब 2014 में बीजेपी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, तब $1 था 59 रुपए 13 पैसे का। उस वक्त
प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इनके आने से पहले तुलना की जा रही थी, अरे रुपया कमजोर कर दिया, 58-59 पर आ गया, यह तो प्रधानमंत्री की उम्र की तरफ जा रहा है। 40% से ज्यादा कमजोर हो गया है रुपया, और इसका भी सीधा और नकारात्मक असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जयराम रमेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं जीडीपी के आंकड़े अनुमान से कहीं अधिक खराब हैं, देश के लोग होप यानी कि आशा में जी रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सिर्फ हाइप यानी कि प्रचार और प्रसार बनाने में लगे हैं। जबकि प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, मंत्री हैं कर्नाटक में, वो कह रहे हैं इससे साफ है कि मोदीनॉमिक्स नाकाम हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहेंगी, विकसित भारत, मेक इन इंडिया और अमृतकाल का क्या हुआ? जबकि प्रहलाद जोशी कह रहे हैं आज भी हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है, ये जो आंकड़े हैं, वो आपसे और मुझसे भी जुड़े हैं। चुनाव में बल्ले बल्ले, अर्थव्यवस्था थल्ले थल्ले, ये पंजाबी शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा ग्रामर बुक तोड़ने की कोशिश की है। थल्ले थल्ले जिनको नहीं मालूम, यानी कि अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है, गिर रही है। और बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, विकास दर भी मांगे दवाई। अब विकास दर को भी घुट्टी पे लानी पड़ेगी फिर से दौड़ाने के लिए। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से दो खास मेहमान, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और पूरा पैनल अर्थव्यवस्था से भली भांति वाकिफ है, आंकड़े जानता है और समझता है अर्थव्यवस्था को। राजीव रंजन है मेरे साथ, आरएलडी के महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आंकड़ों की बाजीगरी खूब जानते हैं, अभय दुबे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, और दो जाने माने अर्थशास्त्री, विजय सरदाना, और ये एमएसएमई सेक्टर जो है उस पर तो खास निगाह रखते हैं, और मेक इन इंडिया, और उसके लिए बुरी खबर है क्या, मैन्युफैक्चरिंग का गोता लगा जाना। और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चर्चा में जुड़ चुके हैं। मलूक नागर, सीधा सवाल, जयराम रमेश कह रहे हैं जनता अभी भी होप, उम्मीद के सहारे ही चल रही है, आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं, प्रचार प्रसार, और हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे तेज, बस इनके सहारे ही असली हकीकत को छिपा जाते हैं। देखिए, जयराम रमेश जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पर वास्तविकता पे जाने के लिए और लोगों के बीच में रहने के लिए एक लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ा दो तो पता लग जाएगी कि वो क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं। जहाँ तक बात है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव होने के, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था 2040 तक हम वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जाएंगे, और 2023 में हम 4 को टच करें एक बार, तो ऐसा लगता था कि 2030 तक हम देश की, उससे आम आदमी को क्या मिला? बता रहा हूं साहब कि हम हो गए, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मेरी आमदनी बढ़ी, सब 2000, मेरी बचत में और इजाफा हुआ, बता रहा हूं, मुझे रोजगार मिला। सवाल ये है चौधरी साहब, बता रहा हूं रोजगार मिलने की बात कर रहा हूं, तो 2030 तक हम उसको छू लेते तो कांग्रेस जो कहती थी उससे 10 साल पहले हम उस लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं। ये तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, व्यक्ति आए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। जी मलूक जी, मलूक भाई साहब, प्रति व्यक्ति आय भी एक पैमाना होता है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर हैं, 142वें जी। तो ये किसकी आय बढ़ रही है? देखिए, कुल मिला के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, किसान की आय का, किसान की आय तो 27 रुपए प्रतिदिन है। जो प्रोडक्शन में कहीं कमी आई है, बहुत सारी चीजें हैं, पर एक अच्छी बात भी एक आई है, जो देश के किसानों ने आकर के एक आगे बढ़े हैं, और देश की सरकार की तरफ से जो किसानों को जो सपोर्ट मिला है, जो 2% थी उनकी, और वो हिस्सेदारी 3.5% हो गई है। तो जयराम रमेश जी इसके बारे में भी कुछ बोल दें। उनकी आमदनी भी बढ़ी कि नहीं? 27 रुपए प्रतिदिन है ना। हाँ,
नहीं, आमदनी देखिए, आमदनी तो बिल्कुल बढ़ी भी है। और हम अगर वास्तविकता पे जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, तो जो अब आप लेटेस्ट, तो जिस इलाके के हैं वहां पर अब ईख कटने लगा, पर्चियां बंटने लगी, देखिए स्टेट एडवाइस प्राइस चौधरी, सिंपल सी बात पूछ रहा इसका हूं, फिर एसएपी जारी कर दिया सर। ईख की बात आपने ईख की कही। बात, हाँ, सर, ईख की बात आपने गांडे कही है। कहते हैं आपके देखिए, ईख इलाके की बात में, आई मेरे है। इलाके अब में। दब के पार्लियामेंट में मैं ईख पे बोलता हूँ, उन्होंने 29 बार 5 साल में मैं ईख के गन्ने के रेट पे मैं बात रखी। मैं क्या कह रहा हूँ, 350 रुपए की लागत है क्या? नहीं, बढ़ रहा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ ना 350 रुपए ही तो दे रहे हैं, लागत कितनी है? देखिए, पूरी ईमानदारी की बात बताइए। मैं ऐसा ईमानदारी की बात ही मैं बता रहा हूँ, बात कहने तो दो। क्योंकि आप जिस इलाके से आते हो वहां के बैठे लोग भी देखने लग रहे हैं, भाई मलूक नागर के बोलेगा। ऑनलाइन अगर जुड़े हो तो कम से कम बोल तो सकते हैं जोर से। यहाँ तो आपके साथ ऑनलाइन की तरह जोर से भी नहीं बोल सकते। प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए क्या, पहले जो गन्ने की जो लंबाई थी, चौधरी साहब आप तो बिल्कुल संदीप जी, वो अब जो नए बीज की जो आ रही है, लागत कितने की है? उसकी डबल की हो गई है। 1 क्विंटल की लागत कितनी है? जो बता दो। देखिए, जो लागत आई है, जो लागत आ रही है, उसमें लागत के साथ ये भी देखना पड़ेगा जो पंतनगर की गन्ने का जो वजन है, गन्ने की जो ऊंचाई है, उसमें कितनी मिठास है, उसमें कितनी 450 से 500 रुपए तो वो लागत बता रहे हैं। किसान ने कह दे वो 350 रुपए। देखिए, किसान की स्थिति अकेले जो उसकी जो रेट की बात है, जो लागत की बात है, उससे उसकी जो लंबाई है गन्ने की, जो वजन बढ़ा है, जो उसकी मिठास बढ़ी है, जो उसके रेट भी, और इस पे अंदर बैठ कर की चर्चा रेट के बारे में चौधरी जैन जी कर रहे हैं, बट किसान की हालत पहले से बढ़िया हुई है। और ये आंकड़े बताते हैं 2 की जगह 3.5% की हालत अच्छी हो रही है। तो ये मेरे 5.4% आना, 21 महीने की सबसे कम विकास दर। अगर आप पिछली साल की बात कर रहे हो 8.6%, 8.6, तो वो भी एनडीए की सरकार की थी। और आज अगर बात कर रहे हो 5 की, तो वो भी चिंता का सबब है कि नहीं? नहीं, चिंता का सबब तो है, पर पूरे आरबीआई भी कह रहा था 7% पूरे वर्ल्ड की अगर अनुमान है। पूरे वर्ल्ड की अगर देखें तो अनुपातिक तौर पे अब भी हमारी अच्छी है। चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में कहीं रशिया का झगड़ा हो रहा है, पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब चीजें ऊपर नीचे हो रही है, प्रोडक्शन भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत डिप किया भी है, थोड़ी सुस्ता गई है, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं अर्थव्यवस्था, तो भी बाकी दुनिया से तो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप हर चीज में नकारात्मकता ही खोजते घूमते हैं, सरकार की नाकामी कहीं चिन्हित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। संदीप चौधरी जी, पहले तो मैंने जब सुना कि जीडीपी कम हो गया तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। मुझे लगा ये गैस डीजल पेट्रोल के दामों की बात हो रही होगी। फिर देखा मैंने तो मुझे कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को जॉबलेसनेस से जॉब लॉसनेस की तरफ फेंक दिया है। अब स्टैगफ्लेशन में फंस गए एक तो अर्थव्यवस्था हमारी, कि जब महंगाई बढ़ती है तो आदमी की खरीदने की क्षमता कम होती है, डिमांड कम होती है, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग साइड पर उसका इफेक्ट दिखेगा और नौकरियां जाएगी लोगों की। दूसरा जो बड़ी बात है वो बात यह है कि अगर आप थोड़े से डेटा इनके देख लेंगे, एक बार मैं नजर डाल देता हूं उस पर, तो जो प्रोडक्शन ऑफ कोल, इससे समझ में आएगा कि अर्थव्यवस्था को कैसे गर्त में पहुंचा दिया। प्रोडक्शन ऑफ कोल 16.3% से गिरकर 0.5% पर आ गया। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 1.3% से -3.4 चला गया। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट 10.3% से गिरकर 3%। कंजम्पशन ऑफ स्टील 17% से गिरकर 12%। माइनिंग 11.5 से -1%। मैन्युफैक्चरिंग पूरी 6.8% दुनिया में से अगर ये 3%। संकट है, उस संकट में फिर भी मजबूती कोई अर्थव्यवस्था दिखा रही है तो वो भारत की है, ये दावा कर रही है सरकार और बीजेपी। आप ही ने पोल खोलकर रख दी कि जो पर कैपिटा जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम है वो 140-142वें स्थान पर हैं हम। क्या ढिंडोरा पीटते हैं ये? दिक्कत क्या है मैं बताता हूं भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो मोदी जी ने पैदा कर दी, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने भी खुलासा किया था कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि जो देश के टॉप 5% है वो 60% देश के संसाधन ले जा रहे हैं और 50% के पास 3% पैसा है। अब आप ये देखिए कि हो क्या रहा है कि हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देखिए मैं आपको खुलासा करता हूं कि जो ग्रोथ रेट 5.4% बता रहे हैं, एक्चुअली ये 1.5% और 2% के आसपास है। कैसे? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज्ड है
उसको 55% उसका कंट्रीब्यूशन है, अनऑर्गेनाइज का 45%। ये प्रॉक्सिंग करते हैं। अर्थात देश के लोगों ये समझने की कोशिश कीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा कलेक्ट नहीं होता। ये मानकर चलते हैं कि वो उसी पेस से उसकी ग्रोथ है जितनी ऑर्गेनाइज्ड की है। तो अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मोदी सरकार ने नियोजित रूप से खत्म कर दिया। अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट पढ़ी है खुद एनएसएसओ की। वो कह रहे हैं कि गलत जीएसटी से, नोटबंदी के काले कानून से भारत की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान हुआ कि 11.5 लाख करोड़ आप की बहुत GDP ही का नुकसान हुआ और गंभीर एक 1 आरोप करोड़ लगा 60 रहे लाख हैं परमानेंट और एक नुकसान आंकड़े हो का दावा कर रहे हैं। एक सेकंड, उसकी तस्दीक करना भी जरूरी हो जाता है। विजय सरदाना जो अभय दुबे कह रहे हैं, देखिए जो हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, रुक जाइए, उंगली मत उठाइए, अभी रुकिए, सबका नंबर आएगा। वो 94% है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अभय दुबे कह रहे हैं 5.4% का ये विकास दर का आंकड़ा भी, ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर जो 6% है हमारी अर्थव्यवस्था का, बाकी को अकाउंट फॉर करने लगेंगे हम। दरअसल 1.5% की विकास दर दिखा रहे हैं। कंपैरिजन ठीक कर रहे हैं ये, या एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं? देखिए संदीप जी, दो चीजों को यहाँ पे समझना जरूरी है कि आज हम जो बात कर रहे हैं डिक्लाइन इन जीडीपी, उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने ये है कि कंजम्पशन घट रहा है। और कंजम्पशन घटने के लिए उस आंकड़े को भी समझना जरूरी है कि क्यों हम इस हालात में पहुंचे। हिंदुस्तान की अगर टोटल आबादी देखें तो उसमें 120 करोड़ लोग वो हैं 144 में से, जिसको आप लोअर इनकम कैटेगरी में रख सकते हो। अब जब महंगाई बढ़ती है तो 120 करोड़ लोगों के पास, मान लीजिए कि पहले 1000 रुपए बचते थे महीने के, अब 600-700 बचे। तो जो सरप्लस पैसा था जो कंजम्पशन में जाना था, नंबर का ध्यान रखिएगा, मैं 120 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, और जो मिडिल क्लास में लोग हैं वो है सिर्फ 6.5 करोड़, और जो अपर मिडिल क्लास है वो है करीब 1.5 करोड़, और जिसको हम हाई इनकम की बात करते हैं वो है मात्र 20 लाख। तो इसीलिए आपको जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिस पे सबसे ज्यादा महंगाई की मार पड़ती है, अगर आपने महंगाई कंट्रोल नहीं करी, और अगर आप पिछले 3-4 प्रोग्राम जो हमने पिछले 3-4 महीनों से किए हैं, अगर आपने लोगों के हाथ में पैसा नहीं छोड़ा, क्योंकि देखिए खाना तो हर आदमी खाएगा, बिल्कुल, और 42% बढ़ गए सब्जियों के दाम जो है वो 42%, वहां ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, बाकी तो पैसा ही नहीं बच रहा आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं 120 करोड़ की। सही, बिल्कुल सही। मैं वही कह रहा हूं, मेरे पास 1000 रुपए हैं, उसमें से आपने 400 रुपए 500 रुपए और सब्जी में डलवा दिए, तो बचे मेरे पास 500 रुपए। अब 500 रुपए से मैं कौन सा फ्रिज, टीवी या जूते या कपड़े खरीदने वाला हूं? मैं उसको बचा के रखूंगा, क्योंकि ये नहीं पता कि अब महंगाई का क्या होने वाला है। अगर महंगाई नहीं बढ़ रही होती तो सरकार ने व्हीट और पैडी एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, हमने दालों का आयात किया महंगाई कंट्रोल करने के लिए, 70% तेलों का हम आयात कर रहे हैं। मुर्गी का किसान 27-28 रुपए का मक्का खिला रहा है मुर्गी को, आदमी को कहां मिलेगा? कहने का मतलब ये है संदीप जी कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी पॉलिसीज बनाई हो सरकार ने, जमीन पे उसका असर नहीं दिख रहा है। और ये समस्या विजय भाई और विकराल, एक सेकंड मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो आपके एक्सपर्टीज का एरिया भी है। एमएसएमई, लघु और सूक्ष्म जो उद्योग हैं, क्या जो अभय दुबे और कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है नोटबंदी ने और इम्प्रॉपर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ने इसकी कमर तोड़ दी, और इसमें भी बड़ा पुट एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग 2.2% पर आया है। ये एमएसएमई की रीढ़ टूट गई है क्या, और मरम्मत नहीं हो पा रही है, उसकी वानगी दिख रही है क्या हमें? देखिए एक बात तो संदीप जी, निश्चित रूप से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें बहुत सारा बिजनेस मॉडल ये होता था कि हम टैक्स ही जमा नहीं कराएंगे और सिर्फ टैक्स के भरोसे कंपनियां चलती थी, जिसको हम कहते हैं कि टैक्स इवेजन करके बहुत सारा एमएसएमई सेक्टर चलता था। जब से जीएसटी आया है वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म होती जा रही है। तो जिन कंपनियों ने कभी रिसर्च नहीं करी, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, जो सिर्फ जिसको कहते हैं मी टू प्रोडक्ट,
कॉपी करी, उसको प्रोडक्ट को बनाया, बाजार में उतारा, सस्ता था तो बिक गया। अब वो सस्ता इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि जीएसटी नहीं, देना वो पड़ रहा है, सिर्फ रॉ कंपनी मटेरियल चलाने देनी है वाले सरकार को या भी। उन फेक कहने का मतलब फैक्ट्रियां, ये है। एक सेकंड विजय भाई, उनकी ही जिम्मेदारी है या दरअसल 2015 में नारा दिया गया था मेक इन इंडिया का, वो उसको पुरजोर तरीके से, और उसमें एक टाइमलाइन भी थी कि भाई 15% के करीब जो पुट है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है मैन्युफैक्चरिंग का, उसे बढ़ाकर 25 करेंगे। वो दरअसल बढ़ने के बजाय घटता दिखाई दे रहा है। इसमें सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? उसका कारण है संदीप जी, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि जो रिफॉर्म सरकार को करने चाहिए थे फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो नहीं हुए हैं। आपने कहा कि हमने कई हजार कानून हटा दिए, भ्रष्टाचार आज का आज वैसे ही है। इनफैक्ट भ्रष्टाचार ग्राउंड लेवल पे बढ़ गया है। अब लोग ये डर लगा के ज्यादा वसूली करते हैं दुकानदारों से और बाकी इंस्पेक्टर कि यार सरकार बहुत सख्त हो गई है इसलिए रिश्वत के रेट बढ़ गए। तो कहने का मतलब है कि आपने वो कानून नहीं बदले जो इंडस्ट्री को तंग करते हैं, जो रिश्वत जनरेट करते हैं। तो अब हो क्या रहा है, लोगों ने मेक इन इंडिया में शुरुआत करी लेकिन बंद करके वापस चाइना से इंपोर्ट शुरू होप कर दिया। वर्सेस हाइप का क्योंकि खेल हो Make in गया India है। के नाम पे होप जो बहुत उत्साह थी आया पर था, हाइप ज्यादा हो गई, होप कम रह गई है। ग्राउंड पे जो कानून बदलने थे वो नहीं बदले गए। जो कानून बदलने चाहिए थे जिससे इंस्पेक्टर राज कम हो, रिश्वतखोरी कम हो, वो अभी तक कानून नहीं बदले ठीक गए हैं। है, एक सेकेंड राजीव रंजन। विजय भाई मैं अभी आऊंगा, अब तेजी से चक्का घुमाने वाला हूं। चंदन जो सवाल पूछ रहे हैं पीसीआर, वो सवाल एक बार फिर से दिखाइए, बहुत ही अहम सवाल है। और राजीव रंजन आपके लिए यह सवाल है, चंदन सिंह परिहार है, नीमच मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये कह रहे हैं मंदिर मस्जिद के झगड़े छोड़कर अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। हमने 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का प्रण लिया है। हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं क्या? अरे देश की अर्थव्यवस्था की बल्ले बल्ले होनी चाहिए। यह हिंदू मुसलमान से नहीं होगा देश का कल्याण। देखिए संदीप जी, सबसे पहले आपने काफी विस्तार के साथ सारे आंकड़े सामने रख दिए हैं। देखिए, एक नजरिया ये भी है कि पूरी दुनिया में हम जब पांचवी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो बाकी जो चार अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जर्मनी को छोड़कर हालात बहुत उत्साहवर्धक कहीं नहीं है। चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, इन दोनों जगहों पर मंदी के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना का भी जिस तरीके का जो ग्रोथ का स्लो डाउन है वो भी आपके सामने है। तो ये एक वैश्विक परिदृश्य है और निसंदेह वो कमोबेश हर देश की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, अलग अलग सवाल हैं, लेकिन ये काफ़ी जो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के हम कह सकते हैं कि नहीं देखिए, अर्थव्यवस्था में ब्रेक लग जाते हैं, गाड़ी भी चल रही है, हाईवे पर चल रही है, ब्रेक मारने की नौबत आ जाती है, मुझे वो समझ में आता है। ये सिर्फ ब्रेक की बात नहीं है, इसके साथ दो जुड़ी हुई चीजें और हैं राजीव जी। एक तो बेरोजगारी का आलम, रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। मैंने इसीलिए आईटी का आंकड़ा दिया है, 1,30,000 नौकरियां चली गई। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 1 करोड़ रोजगार हर साल सृजित करने होंगे अगर अर्थव्यवस्था को किकस्टार्ट मोड में रखना है तो। और महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, आमदनी कम हो रही है, बचत खत्म हो रही है एक आम भारतीय की। देखिए, अभी मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, आपके सप्लीमेंट्रीज के साथ साथ जो चीजें मैं कहना चाहता हूं उसको भी कहना जरूरी होगा कि आपने खुद बताया हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में एक शानदार बढ़त हासिल की है। निसंदेह एक उपेक्षित क्षेत्र, देश की आबादी का 65 से 70% जिस क्षेत्र पर निर्भर हो और वहाँ जो जीडीपी में उनका हिस्सा है वो बेहद कम रहा है, उस हिसाब से लगभग दुगुनी रफ्तार से जीडीपी का ग्रोथ वहाँ हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है। सर्विस सेक्टर में भी हम लोग मामूली गिरावट आई है, कंस्ट्रक्शन में बेहतर हुआ है। तो हमारा मानना है कि ये जो कुछ भी है वो आपको कुछ न कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के
कुछ बड़े रणनीतिक फैसले लेने होंगे, नीतिगत निर्णय लेने होंगे। नहीं, कुछ तो बड़ी और आसान सी इस बात सादी से मैं सी चीजें सहमत हो हूं सकती कि है ना। अगर राजीव जी, जैसा अभी अबे कह रहे थे कि भाई जीडीपी गिर गई, उन्हें लगा कि जी। अच्छी खबर है कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम गिरेंगे, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। रुपया कमजोर लगातार होता जा रहा है। पहले तो तंज कसे जाते थे, अब 84.5 पर रुपया आ गया और सरकार इसकी चर्चा भी नहीं करती और मीडिया ने तो एक खामोशी साध ही ली है। हम असल मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है सरकार ने जो कुछ कहा है उसका प्रतिवाद विपक्ष भी सारगर्भित तरीके से नहीं कर पाता है। और अभय जी जो कुछ रटे रटाए जो पैरामीटर्स को लेकर के बार बार बातें करते हैं, हंगर इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है, उसके बाद आपका पर कैपिटा इनकम का इंडेक्स है, पर कैपिटा जीडीपी का इंडेक्स है। जरा कांग्रेस के शासनकाल के भी उन इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग देख लीजिए, तो और तभी आज तो के रैंकिंग लोगों में ने बहुत सत्ता बड़ा बदलाव परिवर्तन नहीं किया। हुआ है। लगातार तीसरी बार आप लोगों में विश्वास रखा, भरोसा रखा, तो वो भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी अब आपकी है ना। ये लगातार विपक्ष को ही हमेशा कटघरे में खड़ा करना, उससे आगे बढ़ना होगा ना राजीव जी। नहीं, आगे तो बढ़ना होगा, लेकिन विपक्ष को भी हर सवाल पर एक ही तरीके से प्रहार करने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तार्किक, सारगर्भित तरीके से एक विजन उनके पास भी होना चाहिए। मतलब आप क्या suggest विपक्ष करना को चाहते हैं? याद आप ये कुछ दिला तो रहे बताइए हैं कि जैसे बीजेपी जब विपक्ष में थी, घनश्याम तिवारी, जीएसटी आपको मैं बुलाता हूं और जीएसटी की भी यहां चर्चा हो रही है, जो मुद्दे सड़क पर जिस ताकत, जिस मजबूती के साथ बीजेपी उतरती थी, सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी उतर गई, गैस डीजल की भी मार और लोगों की भरमार भी। मुझे याद है श्री श्री रविशंकर वो बोले अरे मोदी को लाओ 40 रुपए पर आ जाएगा डॉलर, अब वो 84.5 हो गया। या अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर। अमिताभ बच्चन तो वो गाड़ी में आग लगाने की बात कर रहे थे कि ऐसी आग लगी हुई है पेट्रोल के दामों में, अब कोई आग नहीं लगी हुई। पिछले 3 सालों से 4 सालों से 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आप दरअसल लोगों का समर्थन और सड़क पर संग्राम इन मुद्दों पर करने में नाकाम है। क्या यह भी एक कड़वी हकीकत है? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। 3 अहम बातें हैं। पहली बात कि जिस देश में केवल जब महिला वोट डालने जा रही हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक पुलिस का अफसर उसके ऊपर बंदूक लहरा रहा हो, सड़क के मुद्दे बदल गए हैं। अब तो सड़क के मुद्दे ये हैं कि क्या आपका मूल अधिकार वोट डालने का रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा क्यों है कि जो पार्टी संसद को सिर्फ इसलिए नहीं चलने दे रही कि वो अडानी को बचाना चाहती है। मैं यहां पर लोगों मणिपुर में बहस नहीं के चाहती। सवाल वो भी चाहती ले रहा कि हूं, देश की मीडिया घनश्याम संबल पे अन्यथा बहस मत करती लीजिएगा। रहे। अयोध्या वासी हैं रामेश्वर दत्त, वो आप ही की बात में सुर मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं नेता जब जनता के मुद्दों पर चर्चा ना करके बटेंगे तो कटेंगे के नारे और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करेंगे तो देश की इकोनॉमी का यही हश्र होगा। रामनगरी से बोल रहे हैं। देखिए, केवल नेता की बात नहीं है इसमें, कोई बिल्कुल रामनगरी से बोल रहे तो बिल्कुल सच को सच की तरह कहा जाए। हमारे देश में बटेंगे कटेंगे पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे मॉडल पे यकीन करते हैं। और उत्तर प्रदेश में बांटेंगे काटेंगे का नजारा आपने बहराइच में देखा, आप उसे संभल में देख रहे हैं। आज भी जब इतनी घातक रिपोर्ट आई है, और ये इकलौती रिपोर्ट नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट है। इसी तरीके से आईएलओ ने रोजगार की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने कहा कि भारत में 12 करोड़ लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं। हमारे देश में जो 14 करोड़ सबसे गरीब लोग हैं, उनकी तुलना में 14 करोड़ सबसे अमीर लोग 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे में न प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, न भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कुछ बोला। तो जो पार्टी सिर्फ बटेंगे कटेंगे आप कह सवाल सकती का है। जवाब नहीं और दिया ना। उसके मूल बाद सवाल यही था। मैं ये आपकी आपकी बात कमजोरी, कहूंगा कि आपकी नाकामी है क्या? मुद्दे हैं, परेशानियां हैं। बीजेपी होती विपक्ष में सड़क पर हंगामा काट देती। नहीं, देखिए, बीजेपी विपक्ष में है लेकिन जनता के विपक्ष में है। आज संसद कौन नहीं चलने दे रहा है? क्यों नहीं चलने दे रहा है? इस देश में मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल जीरो सम गेम है। अगर अडानी जैसे लोग मजबूत होंगे तो आप कमजोर होंगे,
और अगर सरकार उनकी सेवा में संसद को न चलने दे तो आप कमजोर होंगे। आपने अगर ये सरकार कहा आपकी कि आवाज को बटेंगे दबाए, तो आप कटेंगे महिलाएं सरकार वोट है। करने एक जाएं तो मिनट बंदूक लहरा दें तो आप घनश्याम, कमजोर होंगे। पर इसकी कड़वी हकीकत क्या ये भी है कि बांटने का काम आप भी करते हैं, और ये हिंदू मुसलमान नहीं, बांटना, रेवड़ी बांटना। भाई लाडकी एक मिनट सुन तो लीजिए पूरी बात, आपको समझ में आ जाएगी। घनश्याम सुनिए, थोड़ा सब्र रखिए, और दर्शकों को भी ये समझने की जरूरत है जो सवाल है। लाडकी बहन योजना 1500 रुपए महायुति ने देकर जबरदस्त जीत हासिल कर ली, और वही काम आपने कर दिया झारखंड में। 1000 रुपए दिए मैया सम्मान योजना के, अब उसे 2500 कर दिया। बांट के काम चल जाएगा, आमदनी बढ़ाने की फिक्र किसी को नहीं है, सबने शॉर्टकट अपना लिया। तो असल सवालों पर चर्चा, गंभीर चर्चा कैसे होगी, विमर्श कैसे होगा? संदीप जी, चुनाव भारत में पारदर्शी तरीके से लड़े जाते हैं। अगर नतीजा पारदर्शी ना हो और जनता पूछने लगे कि ये नतीजा मशीन का है कि लोगों का है, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र पैमाना नहीं है। आपका जो दर्शक देख रहा है, क्या वो महंगाई से नहीं जूझ रहा? आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में आम परिवार तो 1000-1500 से महंगाई खत्म हो जाती है ना। वो वैसी घूम गए सब्जी वाले से कि 500 रुपए की तो सब्जी है, पर 1000 रुपए अच्छे लगने लग गए आम आदमी को। आमदनी इतनी कम हो गई, बचत कम हो गई, वही दिख रहा है उसे। आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बटेंगे कटेंगे से फुर्सत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को बटेंगे कटेंगे घुसपैठियों की बात करने से फुर्सत नहीं है, रोजगार की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, संसद चल नहीं रही है क्योंकि अडानी को बचाना है। इस पार्टी का आम नेता करोड़पति से 100 करोड़पति, 1000 करोड़पति, न जाने कितना करोड़पति हो गया है। पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा जमा किया है। यह पार्टी कैसे जनता की सेवा करेगी जब मशीन से इसको वोट मिल रहे हैं? तो इसलिए ये सवाल नहीं, अभी जो मूल सवाल है अभी भी उसका जवाब नहीं मिल रहा है। एक सेकंड घनश्याम, जनता का प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, देखिए बात सीधी सी है। अब हालत ये हो गई है कि महंगाई, बेरोजगारी या विकास दर घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 2.2% पर आकर अटक गई है 14.25% से। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कि 1000 रुपए दे दो, 1500 रुपए दे दो और सब चंगा सी? दरअसल अर्थव्यवस्था का हाल और आम आदमी का मानस ये हो गया है क्या? हाँ, ये हमारी प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है, और ये हमारी जो 2 लीडिंग पार्टीज हैं, दो अलायंसेज हैं, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करिएगा, क्योंकि ये हालत क्यों हुई है इसको भी हमको समझना आवश्यक है। हमको मालूम होना चाहिए कि 2004 और 14 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो 7.8% थी, और पिछले 10 साल में ग्रोथ रेट 5.8% है। क्यों ये 2% घटी है पिछले 10 साल में? डंके की चोट पे ये बताना कि हम 5वीं हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को। पहली बात, आपके श्रोताओं को यह समझना जरूरी है। दूसरी बात, कृषि की बढ़ाई हो रही कि देखिए, अरे वो तो 3.5% पे बढ़त हुई है, जबकि अर्थव्यवस्था में की दुगना हुआ है। अरे भैया, अगर कृषि में इतनी बढ़त हो गई तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज को देना कोई जरूरी है क्या? हटा लो उसको, क्यों नहीं हटा सकते? और क्यों देना पड़ रहा है लाडली बहना मध्य प्रदेश में उसी आधार पे जीते? ब्रजेश हैं, एक सेकंड प्रोफेसर, बुरा मत मानिएगा क्योंकि इतने दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, वो बीच में मैं करता रहूंगा थोड़ा सा उनका भी इस्तेमाल। ब्रजेश कह रहे हैं शक्तिशाली और शक्तिशाली हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं, असामान्य अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। यह भी एक कड़वी हकीकत है क्या? ये 5.4 में कहानी यह है कि इसका असर ज्यादा आम आदमी पर पड़ रहा है, वो और कमजोर हो रहा है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं ब्रजेश, और आप भी बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं अभय दुबे जी को बता दूं कि ये ऑक्सफैम के आंकड़े बांचना बंद करें। वो 3 साल पुराने आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं, और वो ये हमको बता रहे हैं कि ये जिस तरीके से रेवड़ी बांटी जा रही है, उसका कारण ये है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हमको ये बता रही है, पिछले साल ही उसने आखिर में बताया कि हमारे देश का केवल 1%
उसके पास इस देश की 40% संपत्ति है। Yes. और ऊपर का के और 1% जो ऊपर का है वो कमाता है 22% हमारे देश की आमदनी। तो एक तरफ संपत्ति, दूसरी तरफ आमदनी, तो ये आंकड़े अपना लीजिए। अब है दुबे नहीं, जी, इसमें एक और बात है, अनार- और ये दरअसल एनडीए के हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं प्रोफेसर साहब। शॉकिंग आंकड़ा ये है कि अगर आप 25,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, 25,000, तो आप देश के टॉप 10% जी लोगों में बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, मतलब मजा 90% लोग इस देश में 25,000 रुपए भी महीना नहीं कमा पा रहे। अभय दुबे जी मेहरबानी करके ये नोट कर ले। और तीसरी बात नोट कर लीजिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रिपोर्टें आ चुकी हैं, जैसे संदीप जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें याद दिलाया, और सरदाना जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जिस जीएसटी की दुहाई दे रहे हैं, उस जीएसटी के असलियत 2 बातों में नजर आ रही है। पहली बात, 7 साल पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो जो योगदान जीडीपी में जीएसटी का था, यानी कि 17 वो जो टैक्सेस जिनको रद्द करके जीएसटी लाया गया, राज्य की और केंद्र के टैक्सेस को, उनका जो योगदान जीडीपी में था वो ही योगदान आज है। तो ये जीएसटी की दुहाई देना भी आप बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, जो हमको ये समझाया जा रहा है कि आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं हर महीना, मैं आपके श्रोताओं को ये जानना जीएसटी के बारे में आवश्यक है। ये फर्स्ट रेट रिसर्च आज की पब्लिश हुई रिसर्च है कि हमारे देश में 6.5 करोड़ छोटी मध्यम इकाइयां हैं एमएसएमई के, जिसके एक्सपर्ट सरदाना जी अपने को बता रहे थे या आप बता रहे थे उन्हें। नहीं है ये जानना जरूरी है कि जीएसटी में केवल 1.4 करोड़ रजिस्टर्ड है केवल, जबकि 6.5 करोड़ छोटी इकाइयां हैं हमारे देश में, यानी कि कम से कम 3.5-4 गुना इससे बड़ी इकाइयां हैं जो कभी जीएसटी तो यही तो असल लाने लायक यही नहीं। असल मुद्दे हैं। मैं एक सेकंड, अभी तक हमने जी। देखिए, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, अब मैं विजय सरदाना एक उल्टा चक्र और आपके जरिए आपसे ही शुरुआत करता हूं, घुमाना चाहूंगा। समस्याएं क्या हैं ये तो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आपने गिनवा दी, पर चर्चा अधूरी रह जाएगी, मुकम्मल नहीं हो पाएगी अगर हम कॉस्ट करेक्शन कैसे करें। सरकार करे ना करे वो अलग चीज है, वो अलहदा है। हमें करना क्या चाहिए बतौर एक ऐसा मुल्क जो विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखता हो, तत्काल हमें 2 चीजें या 3 चीजें क्या करनी चाहिए? 1 मिनट में समझाइए थोड़ा विजय सरदाना। 3 चीजें। सबसे पहले एग्रीकल्चर में आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी पिछले 10 साल से स्टेगनेंट है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो आपके कानून भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं इस देश में, आप प्रधानमंत्री जी घोषणाएं करते हैं लेकिन नीचे इंस्पेक्टर राज उस स्थिति को जमीन तक पहुंचने नहीं देता। हरेसमेंट, करप्शन आज भी जारी है, उनको हटाने का इंतजाम कीजिए। तीसरी बात, जब तक एमएसएमई को स्किल्ड मैन पावर और प्रॉपर आरएनडी बैकअप नहीं मिलेगा, तब तक एमएसएमई का ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हर एमएसएमई के लिए और हर यूनिवर्सिटी के लिए यह मैंडेटरी कर देना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज अपने साथ एमएसएमई को जोड़ें, उनकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट और उनकी रिसर्च रिक्वायरमेंट्स लोकल यूनिवर्सिटीज पूरी करें। इससे एमएसएमई का फायदा होगा, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। बहुत अहम बात कही है। और आपके नेता, एक सेकंड विजय भाई, मलूक नागर, आपके नेता के पास यही मंत्रालय है, बड़े गाजे बाजे के साथ ये मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय है, 2015 में बनाया गया था। 1,37,000 लोगों का कुल मिलाकर कौशल विकास हुआ, जो आंकड़े अभी तक आए हैं, और उनमें से 22-23 लाख, 18% के करीब का आंकड़ा है जिनको नौकरियां मिल पाई। ये स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी, या ये अपने आप में ये विचार एक मजाक बन गया है? कड़वी बात कह रहा हूं मैं।
देखिए संदीप जी, इसमें प्लीज बोलने देना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देश की इकोनॉमी के लिए, स्किल डेवलपमेंट पे तो हो ही रहा है, कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी, कुछ नौकरियां लग भी गई हैं, लगेंगे भी। पिछले 17वीं लोकसभा के 3 सत्र नहीं चले, 18वीं लोकसभा के अभी नहीं 5 नहीं चले, और 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र है, ये नहीं चल रहा है। तो अगर देश की संसद संविधान के अनुसार, देश की संसद जो बनी है जिन लोगों के लिए, देश के लिए, जनता के हित के लिए, और कोई भी काम करो, आप एंकरिंग कर रहे हैं, अभी मैंने देखा आपका जो 2019-20 में 11 पॉइंट कुछ लाकर 2024 और 25 का देखा तो उसमें केवल 6 लाख कुछ हजार। हाँ। तो गलती रहेगी, मार्च तक की कैलकुलेशन नहीं करी। तो इसी आधार पे अगर कोई भी काम करेगा, मैं पूरा कर रहा हूं, अगर क्या तो अभी आपका 2019-20 का निकालो ना, जो इतना है 11,61,000 उस टाइम बचत थी देश की। हाँ, तो 2024-20 का भी निकालो नीचे। हाँ, उसमें 6,22,000। तो 24 के और 25 के पे निकाल करके अरे भाई उस दिन तक का, मार्च उस में दिन पूरा का होगा। क्या आप अर्थव्यवस्था का ही आप अब क्या बना रहे हैं? नहीं, अरे भाई एक दिन कोई भी तारीख ले लीजिए, उसमें पूरे साल के आंकड़े का क्या मतलब? चलिए, आपकी बात, उस दिन उस तारीख को देश की कुल बचत 11 लाख मैं आपकी 65,000 करोड़ थी। मैं आपकी बात अब वो 6,42,52,000 करोड़ होगी। इसमें क्या फर्क पड़ गया? मार्च तक की समय, मैं आपकी बात को सही मानता हूं, सही मानता हूं, गलत आंकड़े कभी नहीं देता। मैं सही मानता हूं, पर एक बात कहता हूं, मैं कोई भी काम कर रहा, मैं कर रहा हूं, कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा, जैसे भी निकला। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देश की सरकार अगर काम करेगी, और इसीलिए हमेशा अमेंडमेंट बिल आते हैं, किसी की भी सरकार आ जाओ, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको बढ़िया तरीके से कहां कमी रहेगी है वहां पे बात को रखें, जो देश की जनता के लिए काम हो सके। जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक सेकंड, हम अपनी जिम्मेदारी अरे भाई निभा रहे विपक्ष हैं। से सवाल पूछ रहे हैं ना, उनसे पूछ तो लूं, आप ही तो पूछ रहे हैं। अबे दुबे, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। सलाह दीजिए, सरकार के साथ विमर्श कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, ये मलूक नागर कह रहे हैं। संदीप चौधरी जी, हमने बजट के दौरान ये कहा था प्रधानमंत्री जी को कि आप जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है उसको इतना कम मत कीजिए, बहुत बड़ा संकट नहीं तो खड़ा होगा। और क्या हुआ? आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अक्टूबर माह में 6 लाख मैट्रिक टन डीएपी कम सप्लाई किया है। एक मिनट, क्या हालत होगी उनकी? जब चुनाव चल रहा था, जब चुनाव चल रहा था तब कपास और सोयाबीन के किसान सड़क पर थे कि नहीं थे? पर सवाल ये पूछा गया, आप विमर्श क्यों नहीं करते, सरकार को एंगेज क्यों नहीं करते? हमने कहा ना, इंगेज करना चाहती क्या सरकार? तो सड़कों पर आग लगाकर खड़ी हुई है, वो महंगाई की आग पर पानी डालती है, कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देती है, तो वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं एकमात्र मूल मंत्र है आज कि आप जब तक एक बड़े व्यापारी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएं तो लाडली बहना को 1600 रुपए महीना दीजिए कम से कम, ताकि परचेस पावर बढ़ेगा, डिमांड साइड को एड्रेस करेंगे तो आपका कैच प्रोडक्शन 22 बढ़ेगा और से संतोष नौकरियां आएंगी। मेहरोत्रा क्या निकल पाएंगे? 3 सुझाव दिए हैं विजय सरदाना ने, आपके सुझाव क्या होंगे? सुने ना सुने सरकार, या विपक्ष सुने या ना सुने, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। संक्षेप में। बिल्कुल संक्षेप में। मेरे लिए सिर्फ संक्षेप रहता है संदीप जी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए 1 ही मिनट के अंदर तीनों बातों को कह दूंगा जो मुझे कहना। पहली बात, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बहुत अहम बात करी, मैं उनसे सहमत हूं। मगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर खर्च कौन कर रहा है? नहीं खर्च कर रही है यह सरकार। अगर खर्च कर रही होती तो ये फ्रीबीज जो आप पीएम किसान 60,000 70,000 करोड़ दे रहे हो, वो देने की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। तो इसलिए उस पर थोड़ी सी खर्च कम करो, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। दूसरी बात, आपके पास औद्योगिक नीति है नहीं। औद्योगिक नीति के नाम पर आप पीएलआई ले आए हो, ईएलआई ले आए हो। आपके पास समय नहीं है, तो वरना मैं 2 मिनट में अभी उसको भी समझाते थे। मगर वो बहुत कमजोर स्कीमें हैं, और वो इतनी कमजोर है कि ये जो बड़े बड़े 15 सेकंड रह गए, कह रहे हैं भैया इसको बढ़ा दो। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी चाहिए। तीसरी चीज, और इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा अपनी बात। एमएसएमई के लिए हमको राय दे दी गई कि उनको R&D चाहिए। अरे हमारे देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट तो R&D नहीं करते,
आप एमएसएमईज को क्रेडिट दिलवा दीजिए मेहरबानी करके, उनसे R&D की ना कम उम्मीद करिए। और आखिरी बात स्किल डेवलपमेंट की गई तो आपको याद दिला दूं कि इस सरकार के, क्योंकि हमारे R&D के सज्जन बोल रहे थे, उन्हीं के मिनिस्टर साहब उसके स्किल्स के मिनिस्टर हैं, तो उनको स्कीमों के बारे में बता दूं। पीएम किसान कौशल विकास योजना जो 15 में शुरू हुई, PMKVY 1, 2, 3, 4 चौथा शुरू हो गया है, और उसकी प्लेसमेंट रेट जानते हैं आप? हाँ 20%। हाँ 18% है। इस बात का मैंने जिक्र भी किया। तो यहाँ पर सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं उस पर भी हमें नजर डालने की जरूरत है। सिर्फ ताल ठोकना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और यह गौरव की बात है। सबसे तेजी से विकास दर बढ़ रही थी, यह भी अच्छी बात है। लेकिन अगर गोता आ रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, बचत लगातार घट रही है, तो यह चिंता का सबब भी है। और क्या ये एक वेकअप कॉल भी है सरकार के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। इसके बारे में सोचिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।